हेलो लिसनर्स, ये केस मेरे चैनल का पहला केस है और ये केस ना मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी करता है। अगर कुछ आवाज़ में या बताने के तरीके में सही ना लगे तो बता ज़रूर देना कमेंट्स में। मैं अभी नई हूँ, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी आगे सुधार करने में। तो शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आज से लगभग 100 साल पुरानी है। और अजीब बात पता है क्या है? इतने सालों के बाद भी वहाँ जो भी कुछ हुआ उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। ये स्टोरी है हिंटर कैफे मर्डर्स की। ये सब जर्मनी के बवारिया एरिया में हुआ था। आज से 100 साल पहले का जर्मनी इमेजिन करो। ना ही फोन्स थे, ना ही सीसीटीवी, ना ही हर जगह स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी। ये फार्म हाउस एक छोटी सी जगह के पीछे बना हुआ था और शायद इसी वजह से इसका नाम भी हिंटर कैफे फार्म हाउस पड़ा। जर्मन में हिंटर का मतलब होता है पीछे, मतलब लिटरली एक ऐसी जगह जो बाकी जगहों से थोड़ा अलग हो। म्यूनिक से लगभग 70 किलोमीटर दूर था ये फार्म हाउस। ये फार्म हाउस जंगल के बीच में बना हुआ था और आसपास 500 मीटर तक की दूरी पर कोई भी दूसरा घर नहीं था। इस फार्म हाउस में ग्रूबर फैमिली रहा करती थी। एंड्रियास ग्रूबर 63 साल ये घर के मुखिया थे। इनका स्वभाव बहुत गुस्सैल था, हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ा करते थे और घर में स्ट्रिक्टनेस रखते थे। आसपास वाले भी इनका मूड देखकर इनसे बात किया करते थे। एंड्रियास की वाइफ थी सेसिलिया ग्रूबर, 72 साल की। इन दोनों की एक बेटी थी विक्टोरिया गैब्रियल, 35 साल की। विक्टोरिया की शादी हो चुकी थी लेकिन उनके पति की आर्मी में रहते हुए मौत हो गई थी। इस वजह से विक्टोरिया अब अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा करती थी। विक्टोरिया के 2 बच्चे थे। लड़के का नाम जोसेफ गैब्रियल 2 साल का और लड़की का नाम सिसेलिया गैब्रियल 6 साल की। ये तो वो लोग थे जो फैमिली में रहा करते थे, लेकिन फैमिली में मेड भी रहा करती थी। यहाँ पे 2 मेड का जिक्र करूंगी। सबसे पहले मेड का नाम था क्रेसनेस रीगर और दूसरी मेड का नाम था मारिया बॉमगार्टनर, जिसकी उम्र थी 44 साल। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। बात आई अगस्त 1921 के अंत और सितंबर 1921 की शुरुआत की। एक दिन क्रेसनेस रीगर घर की पहली मेड को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाजें जो कि घर के एटिक से आ रही थी। एटिक बाहर के देशों में घर के ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है, जो कि तिकोना होता है। उसमें लोग अक्सर घर का पुराना सामान रखते हैं या स्टोर रूम बना देते हैं। वहाँ क्रिसनस को किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। पर घर पर तो कोई भी नहीं था। सब बाहर खेत में थे और घर की छोटी बेटी स्कूल में थी। तो ऊपर कौन चल रहा था? पर क्रेसनेस ने इसको इग्नोर किया और काम करती रही। एक दिन फिर से रात में सोते समय घर की पहली मेड को एटिक से आवाज आई, वही सेम चलने की आवाज। वो सीधा एंड्रियास के पास गई। जब उन्होंने चेक किया तो एटिक में कोई भी नहीं मिला। फिर अगले कुछ दिन बाद क्रेसनेस रीगर ने काम छोड़ दिया। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो क्रेसनेस ने बताया कि उस घर में अजीब आवाजें आती थी। ऐसा लगता था हर वक्त उसको कोई देख रहा है। अब यहाँ बात आई गई हो गई। कुछ दिन तक ठीक चला। इधर ग्रूबर फैमिली नई मेड की तलाश भी कर रहे थे। उनको काफी समय लग गया नई मेड को ढूंढने में, क्योंकि गांव में ऐसी रहस्यमयी बातें बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं और इसी वजह से उन्हें अगले 6 महीने तक एक भी मेड नहीं मिली। पर इन 6 महीने में काफी कुछ अजीब घटित हुआ था। एक दिन की बात है, जब एंड्रियास ग्रूबर सुबह सोकर उठे तो उन्होंने घर में एक अखबार देखा, क्योंकि उनके यहाँ आता ही नहीं है। घर पर पूछा तो किसी ने मंगाया भी नहीं। एंड्रियास ने सोचा कि हो सकता है गलती से न्यूज़पेपर वाला डाल गया होगा। अगले दिन जब अखबार वाले से पता किया तो उसने बताया कि ये तो म्यूनिक शहर का अखबार है, ये तो इस एरिया में कोई लेता ही नहीं है, मैंने नहीं डाला घर पर। तो कुछ समय के लिए एंड्रियास सोच में पड़ गए और फिर बात को जाने दिया। कुछ समय बीता,
फिर एक दिन जब एंड्रिया सुबह उठे तो उन्होंने घर के मेन गेट को खोला। उन्होंने पाया कि कल रात में बर्फ गिरी थी और उनके घर के बाहर बर्फ ही बर्फ जमा हो गई थी। पर ऐसे ही देखते हुए उनकी नजर बर्फ पर एक चीज पर जाकर टिक गई। ये चीज थी पैरों के निशान, जो कि बाहर जंगल से घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि घर में सुबह सुबह कौन आ गया। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा तो पता चला कि कोई भी नहीं आया घर में कल से। तो उन्होंने बाहर जाकर निशान फिर से देखे, पर वहीं पर वो थोड़ा सहम गए। आने के निशान तो बर्फ पर दिख रहे हैं पैरों के, पर वापस जाने के एक भी निशान नहीं है। उन्होंने आसपास की जगह भी देख ली, पर जाने के निशान कहीं पर भी नहीं मिले। उन्हें जो मिला वो थोड़ा डरा देने वाला था। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर जो मैकेनिकल रूम है, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है या कोई मशीन रखी जाती है, वहाँ का लॉक के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है। इनफैक्ट लॉक को आधा तोड़ भी दिया गया है। उन्होंने ये बात घर पर किसी से नहीं बताई, पर वो अपने तक बात रख भी नहीं पाए। उन्होंने आसपास के एक दो लोगों से अपने मन की बात शेयर करी, पर फिर भी बात आई गई हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने कुछ भी सीरियस क्यों नहीं लिया उस समय। अगर ले लेते तो शायद आज मैं ये बात आपको बता नहीं रही होती। खैर, कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चला। फिर एक दिन उन्होंने पाया कि उनके घर के मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी भी गायब हो गई थी। उन्होंने हर किसी से पूछा तो किसी को भी पता नहीं था कि चाबी कहाँ चली गई। ये सारी बातें जब वो बाहर बताया करते तो उनको काफी लोगों ने हेल्प भी ऑफर करी कि हम तुम्हारे घर में आकर चेक करते हैं या हम तुम्हारी मदद करते हैं। इवन किसी ने तो उनको गन भी ऑफर करी थी कि आप रख लो अपने पास ये गन, आगे काम आएगी। पर एंड्रियाज ने मना कर दिया। पर मना क्यों किया ये नहीं पता। शायद हेल्प लेना उनको छोटा दिखाता समाज में या लोगों के सामने, या जो भी हो, मुझे नहीं पता। अब धीरे धीरे दिन आया शुक्रवार 31 मार्च 1922। इस दिन फैमिली खुश थी क्योंकि 6 महीने के बाद उनको नई लिव इन मेड मारिया बॉमगार्डनर का स्वागत करना था घर में। मारिया को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उसने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। पर शायद अगर मारिया उन अफवाहों को सीरियसली ले ली होती तो वो उस घर में कभी कदम ही नहीं रखती। उस दिन मारिया दोपहर में घर पहुंची थी। उनको छोड़ने के लिए उनकी बहन भी साथ में घर आई थी। कुछ देर रुकने के बाद उनकी बहन वापस चली गई थी। लोगों की माने तो यही वो लास्ट पर्सन थी जिन्होंने पूरी फैमिली को एक साथ जिंदा देखा था। पूरे दिन काम करने के बाद रात हुई, जहां से पूरी फैमिली को दोबारा जिंदा किसी ने भी नहीं देखा। अब ये एक मास मर्डर हुआ था। लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया था। इवन घर के छोटे से बच्चे जोसेफ तक को मार दिया गया था। एग्जैक्ट क्या हुआ था उस घर में, ये जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि कोई भी उस फैमिली से जिंदा बचा ही नहीं। जैसे कि मर्डर्स फ्राइडे को हुए थे तो अगले दिन सैटरडे था। घर से कोई बाहर नहीं निकला। हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है कि खेत पर पूरा सन्नाटा था, लेकिन जानवर अपना चारा चर रहे थे। उनके लिए पानी भी रखा गया था और ये बात वहां से निकल रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को बताई थी। जब सैटरडे 1 अप्रैल को मारिया की छोटी बेटी स्कूल नहीं पहुंची तो उसकी क्लास में पढ़ रहे बच्चे जो कि उसके घर के पास रहते थे वो भी हैरान हुए, क्योंकि सेजेलिया मारिया की छोटी बेटी बहुत कम छुट्टियां किया करती थी। पर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन घर पर 2 लोग और भी आए थे। वो दोनों कॉफी बेचने वाले थे, हैंस और एडवर्ड शेवॉस्की। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया पर अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई तो है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो उन्होंने आसपास घूमकर देखा तो पाया कि मशीन रूम भी लॉक नहीं है। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और वो थोड़ी देर वेट करके चले गए।
फिर अगला दिन आया 2 अप्रैल, जिस दिन था संडे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, संडे को चर्च में प्रेयर होती है। तो लोग पूरे वीक में चर्च ना जा पाए, वो संडे को जरूर जाते हैं। और ग्रूबर फैमिली तो वैसे भी काफी धार्मिक थी। तो जब वो लोग चर्च नहीं पहुंचे तो लोगों को उस दिन सच में चिंता हुई। और चर्च अटेंड करने के बाद सभी लोग उनके घर गए। गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। पर आज भी जानवरों के लिए चारा और पानी रखा गया था और कुछ जानवरों को खुला भी छोड़ा गया था। तो ये सब देखते हुए पड़ोसियों ने फिर से ध्यान कम दिया और घर वापस चले गए, ये सोच के कि कहीं गए होंगे, क्योंकि जानवर भी सब ठीक है और अपना खाना पानी खा रहे हैं। अब ऐसे ही अगला दिन आया 3 अप्रैल, मंडे का दिन। इस दिन भी सन्नाटा था। जानवरों को खाना पानी दिया गया था, पर उस दिन भी सेसेलिया अपने स्कूल नहीं पहुंची। तो उस दिन बच्चे भी परेशान हुए और घर आके अपने पेरेंट्स को बताया। सब लोग आपस में बात करने लगे और बात धीरे धीरे फैलती जा रही थी। पर इस दिन भी किसी ने कुछ खास किया नहीं। उसी दिन शाम को एक गांव वाला हिंटर कैफे के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है, जैसे कोई खाना बना रहा हो। उसने सोचा कि जाके देखता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है और ग्रूबर फैमिली से बात भी नहीं हुई है और लोग बहुत ज्यादा बातें भी बना रहे हैं। जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसने पाया कि घर पर एक आदमी मौजूद है, पर वो एंड्रिया जैसा लग नहीं रहा था। वो हाथ में लालटेन लेकर बाहर आया और उस बाहर वाले आदमी के मुंह पर लालटेन की रोशनी कर दी। वो क्लियर देख ही नहीं पाया कि उस घर के अंदर उस रात में कौन था, और उसको भी डर लग रहा था, तो वो भी निकल गया। अब 4 अप्रैल का दिन आया। इस दिन भी गांव वालों ने ग्रूबर फैमिली को बाहर नहीं देखा। कुछ समय वेट भी किया, पर जब दिन चढ़ाया तो उस दिन गांव वाले रुके नहीं। वो लोग भीड़ में इकट्ठा होकर ग्रूबर फैमिली के फार्म हाउस पहुंचे। और जब उन्होंने गेट खटखटाया तो फिर से कोई भी जवाब नहीं। पर वो घूमते घूमते बार्न के पास पहुंचे। बार्न वो जगह होती है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है और उनका चारा और पानी भी रखा जाता है। तो जब वो लोग घूमते घूमते बार्न के पास पहुंचे तो अंदर का नजारा देखते समय उनको ये नहीं पता था कि ये जो वो देख रहे हैं, ये जर्मनी के इतिहास का एक ऐसा केस देख रहे हैं जो कभी इतना बड़ा बन जाएगा कि उसको 100 साल के बाद भी सॉल्व कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने देखा कि 4 लाशें पड़ी हैं। एंड्रियास, उसकी पत्नी सेजेलिया ग्रूबर, विक्टोरिया और उसकी बेटी सेजेलिया गैब्रियल की। और लाशें थोड़ी थोड़ी दूर में पड़ी हैं और सबको किसी तेज हथियार से सर पर वार करके मारा गया है, क्योंकि सर से सबके खून निकल रहा था और खून निकल निकल कर सूख भी चुका था। लोग घर का मेन गेट खोलकर घर के अंदर गए, क्योंकि अभी उनको जोसेफ नहीं मिला था। वो घर में गए तो देखा कि जोसेफ भी विक्टोरिया के बेडरूम में मृत पड़ा है। उसको भी सर पर वार करके मारा गया था। और जब लोग चेक कर रहे थे तो देखते देखते वो लोग मेड के रूम में भी पहुंचे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेड भी आ चुकी है। उसको भी सर पर वार करके मर्डर किया गया था। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन को देखते ही बता दिया कि यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि क्राइम सीन को गांव वालों ने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि एक साथ कई गांव वाले घर के और बार्न के अंदर बाहर कर रहे थे, तो अगर कोई सुराग मिलना भी होगा तो अब नहीं मिल पाएगा। पर पुलिस के टाइमलाइन की बात करें तो 4 लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में घर के पास जो बार्न बना था वहां गए थे। अब ये एक एक करके जाना भी एक थ्योरी ही है जो पुलिस ने बताई थी, क्योंकि पुलिस की माने तो अगर ये लोग एक साथ गए होते तो शायद मिल करके उस कातिल का सामना कर सकते थे। लेकिन कातिल ने एक एक करके इन लोगों को बार्न में बुलाया था, जिससे कि मारना आसान हो जाए। सबसे पहले घर के सबसे बड़े आदमी एंड्रियास ग्रूबर बार्न में गए थे। कुछ देर तक जब वो वापस नहीं आए तो शायद उनको ढूंढते हुए उनकी पत्नी सेसेलिया ग्रूबर बार्न में गई, और फिर उनकी बेटी विक्टोरिया, और लास्ट में विक्टोरिया की छोटी बेटी सेसेलिया बार्न में जाने वाली आखिरी इंसान थी। अब बचे 2 लोग, मेड मारिया और विक्टोरिया का बेटा जोसेफ। मारिया का मर्डर मारिया के कमरे में हुआ था और बेटे जोसेफ का मर्डर विक्टोरिया के बेडरूम में हुआ था। अब कातिल ने मारा कैसे,
ये सवाल था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कातिल ने एक कुदाली, जिससे खेत पे काम किया जाता है, उससे सबके सर पर वार करके मारा था। घर में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जहां से ये पता चले कि उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कोई कोशिश भी करी थी। ऐसा लगता था कि अचानक से हमला हुआ और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोगों को हटाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत सबूत ले पाए पुलिस वाले, वो ले लिया था। अब आई बात सस्पेक्ट से पूछताछ करने की, तो कम से कम 100 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ चालू हुई, पर एक एक करके सब छूटते जा रहे थे। पर एक आदमी पर शक कुछ ज्यादा ही था। उसका नाम था लॉरेंस शेटनबाउअर। लोगों की माने तो ये ही वो इंसान था जो बहुत ज्यादा चिल लग रहा था और एलिजिडली घर में डोर का लॉक भी इसी ने ही खोला था, पर चाबी से खोला था या किससे खोला था ये प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लोगों ने बताया कि घर का लॉक इसने बहुत आसानी से खोल लिया था और इसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये कोई क्राइम सीन देख रहा हो। जहां घर में सभी आस पड़ोस के लोग सदमे में थे, ये आराम से घूम रहा था, जैसे इसको पता हो घर में कहाँ क्या है और कहाँ कौन सा कमरा है। विक्टोरिया के कमरे में भी ये ही लेकर गया था। तो लोग इस पे शक करने लगे कि ये क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है, जैसे कुछ जानता हो। और लोगों की माने तो इसका और विक्टोरिया का अफेयर भी चल रहा था, पर ये बात एंड्रियास को पसंद नहीं थी। पर लास्ट में कोई सबूत ना मिलने की वजह से इसको भी पुलिस ने छोड़ दिया और ऐसे ही एक एक करके 100 से ज्यादा सस्पेक्ट को पुलिस ने जाने दिया। और आज 104 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार उस घर में 31 मार्च 1922 की रात को हुआ क्या था। तो ये कहानी थी हिंडर कैफे मर्डर्स की। अब जो थ्योरीज लोगों ने बनाई हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोगों का मानना है कि विक्टोरिया का पति जंग में कभी मरा ही नहीं, वो जिंदा था और उसने ही मर्डर्स किए हैं, क्योंकि उसकी डेड बॉडी कभी आर्मी वालों को मिली ही नहीं थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मर्डरर घर के अंदर ही छिपा हुआ था और एक दिन उसने सही समय देखकर हमला कर दिया। अगर मुझसे कोई मेरी थ्योरी पूछे तो कुछ अलग रहेगी। एक चीज जो मैंने रिसर्च करी थी इस केस पर, वो आपके फैसले को बदल सकती है कि मर्डर किसने किए थे। मैंने जब सर्च किया तो पाया कि एंड्रियास ग्रूबर पर इंसेस्ट का केस चला था 1915 के आसपास। इंसेस्ट होता है जहां खून के रिश्ते आपस में ही गलत संबंध बना लेते हैं। मतलब एंड्रियास ग्रूबर का गलत संबंध अपनी ही बेटी विक्टोरिया के साथ था। 1915 में उसे 1 साल की और विक्टोरिया को 1 महीने की सजा भी हुई थी। और जब लॉरेंस के साथ विक्टोरिया रिश्ते में आई तो एंड्रियास को पसंद नहीं आया और लॉरेंस को भी एंड्रियास कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। पर कुछ ऐसा हुआ होगा इस बीच में जहां पे लॉरेंस ने अपनी लवर विक्टोरिया के साथ पूरी ग्रूबर फैमिली को भी खत्म कर दिया। ये बस एक थ्योरी है, जैसा हर कोई अपने दिमाग में बनाता है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है किसी के पास भी, और ना ही मेरे पास है। अब जितनी मुंह उतनी बातें तो होती ही हैं, पर आज तक कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। आपको क्या लगता है मर्डरर कौन होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये केस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले केस के साथ जल्दी ही। नमस्ते।